नमस्कार, मैं आपके साथ सागर मिश्रा। आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। सीधे आपको दिखाते हैं जगन्नाथ रथ यात्रा की तस्वीरें। चारोटी सोपान मध्यरु श्री सुदर्शन को मध्य आमे मुख्यर सोपान जगन्नाथ रथ यात्रा की अगर बात करें तो यहाँ पर बहुत बेहतर इंतजाम किए गए। 25 लाख श्रद्धालुओं के पहुंचने का भी यहाँ पर अनुमान है। तैयारियां यहाँ जोरों पर चल रही थी पिछले कई महीनों से। कल देर रात कलाकारों ने रथ को अंतिम रूप दिया। उसके बाद सुबह सुबह अमित शाह भी आरती में शामिल हुए। पीएम नरेंद्र मोदी ने भी बधाई दी। इसके अलावा लोगों को गर्मी से बचाने के लिए भी जगह जगह पर पूरे रास्ते में बहुत बेहतर इंतजाम किए गए हैं। बहुत अधिक मान्यता इस रथ यात्रा की। लोग बड़ी दूर दराज से पहुंचते हैं और आस्था का सैलाब यहां पर उमड़ता है जगन्नाथ रथ यात्रा में। And goddess Subhadra. And I come here every day, Rath Yatra, to pay my obeisance. The Lord Jagannath is the greatest God of the earth because he is the only God who comes out and meets his devotees in millions. In every other temple, you have to go and visit. So every barrier is broken. People of all castes, all religions, all faiths, all nationalities throng here on the Rath Yatra to give their obeisance and to pay their respects to Lord Jagannath. And another important point, Lord Jagannath, Lord Balabhadra and Goddess Subhadra, they are brothers and sisters. Everywhere the consorts are worshipped. Here the brothers and sisters are worshipped. So at a time when the उड़ीसा के पुरी में निकाली जा रही जगन्नाथ रथ यात्रा और इस समय वहां पर लोगों का देखिए किस तरह से सैलाब उमड़ा पड़ा है। लोग ये कह रहे हैं जगन्नाथ भगवान हमारे दिल में हैं, जगन्नाथ की पूजा हम करते हैं और इनके जैसा कोई भी नहीं। लोगों की आस्था इस कदर है जगन्नाथ रथ यात्रा को लेकर, मंदिर को लेकर। उड़ीसा के पुरी से लाइव तस्वीरें जो न्यूज इंडिया आपको लगातार दिखा रहा है। तो चलिए फिलहाल एक बड़ी खबर। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बैठक एक बुलाई। हीट वेव की तैयारियों को लेकर यह अहम बैठक। हीट वेव पर स्वास्थ्य मंत्रालय हाई लेवल बैठक कर रहा है। डॉक्टर मनसुख मांडविया बैठक ये कर रहे हैं, अध्यक्षता इसकी कर रहे हैं स्वास्थ्य मंत्री। हीट वेव की तैयारियों को लेकर आखिर कैसी तैयारियां, स्वास्थ्य मंत्री की ये बैठक और स्वास्थ्य मंत्रालय लगातार अपनी नजर रखा हुआ है कि कैसे तैयारियां हैं पूरे प्रदेशों में हीट वेव को लेकर, क्योंकि कई लोगों की जानें जा चुकी हैं अभी तक हीट वेव से। हीट वेव की तैयारियों को लेकर ये बैठक काफी अहम है, क्योंकि बिहार की बात करें, यूपी की बात करें, कई ऐसे राज्य हैं जहां पर हीट वेव के कारण लोग काफी हलकान हैं।
तो चलिए शुरुआत अब करेंगे नेशन एट 9 की खबरों की शुरुआत पीएम नरेंद्र मोदी से करते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी अमेरिका के पहले राजकीय दौरे पर आज सुबह रवाना हो चुके हैं। उनका अमेरिका का दौरा 21 जून से शुरू होकर 24 जून को खत्म होगा। यहां से प्रधानमंत्री मिस्र के दौरे पर जाएंगे। पीएम मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और यूएस की फर्स्ट लेडी जिल बाइडेन के न्योते पर अमेरिका गए हैं। उनके इस विजिट की खास बात यह है कि दूसरी बार अमेरिका कांग्रेस की संयुक्त बैठक को संबोधित करने वाले पहले भारतीय पीएम होंगे। प्रधानमंत्री का पहला आधिकारिक यूएस का दौरा है। हालांकि इससे पहले वो लगभग 6 बार अमेरिका का द्विपक्षीय दौरा कर चुके हैं, आधिकारिक दौरा कर चुके हैं। पीएम मोदी यहां पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। वहीं व्हाइट हाउस में उनके सम्मान में जो बाइडेन रात्रि भोज देंगे। पीएम मोदी के इस दौरे में भारत अमेरिका के बीच भारत को सुपर पावर बनाने वाली अब तक की सबसे बड़ी डिफेंस डील होने वाली है। 21 जून से पीएम मोदी अमेरिका के दौरे पर हैं। ये डील काफी अहम होने वाली है। चलिए बात अब करेंगे गुजरात की, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह गुजरात के दौरे पर हैं। बीती रात की अगर बात करें तो उन्होंने जमालपुर क्षेत्र में रथ यात्रा से पहले जगन्नाथ मंदिर के मंगला आरती में हिस्सा लिया। गुजरात के अहमदाबाद में मनाए जाने वाले रथ यात्रा महोत्सव को पूरी जगन्नाथ रथ यात्रा के बाद देश की दूसरी सबसे बड़ी रथ यात्रा यहां पर माना जाता है। वहीं आज वे अहमदाबाद में कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। अहमदाबाद के न्यू राडिप में अहमदाबाद नगर निगम के द्वारा एक नवनिर्मित पार्क का भी उद्घाटन करेंगे। इसके बाद अहमदाबाद के चांद लोडिया क्षेत्र में एमएसपी और तमाम कई विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। गृह मंत्री बाद में अहमदाबाद के बाबला इलाके में त्रिमूर्ति अस्पताल के भूमि पूजन कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। उड़ीसा से एक और खबर जहां पर आज रथ यात्रा को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। शुरुआत हो गई है रथ यात्रा की। इसके साथ ही साथ बड़े भाई बलभद्र और सुभद्रा की पूजा अर्चना की गई। वहीं भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा विराजमान होकर गुंडीचा मंदिर जाते हैं। इस मंदिर को उनकी मौसी का घर भी माना जाता है। इस भव्य यात्रा का समापन शुक्ल पक्ष के 11वें दिन जगन्नाथ जी की वापसी के साथ होता है। इस भव्य रथ यात्रा में शामिल होने के लिए देश विदेश से लोग पूरी पहुंचते हैं। रेलवे ने इसके लिए फिलहाल तैयारियां पूरी कर रखी हैं। अनुमान है कि जगन्नाथ यात्रा को देखने के लिए करीब 20 लाख लोग पूरी पहुंच सकते हैं। भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा आज रात 7:30 बजे शुरू होगी। वहीं केरल की बात करते हैं, जहां पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 2 दिवसीय दौरे पर कोची जाएंगे। राजनाथ सिंह के शाम को दक्षिणी नौसेना कमान स्थित हाइड्रो शिप्स का दौरा करने की संभावना है। वो नेविगेशनल चार्ट्स भी जारी करेंगे, हाइड्रो प्रशिक्षण में हिस्सा लेंगे और विदेशी जो ट्रेनी है उनसे भी बातचीत करेंगे। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर राजनाथ सिंह देश में निर्मित विमान वाहक INS विक्रांत और नौसेना कर्मियों के साथ योगाभ्यास भी करेंगे। बाद में वे नौसैनिक केंद्र में अत्याधुनिक पोत परिचालन सिम्युलेटर का भी उद्घाटन करेंगे। हरियाणा की बात अब करते हैं, जहां पर आज करनाल में केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी रिंग रोड प्रोजेक्ट की आधारशिला रखेंगे। 34.5 किलोमीटर लंबे रिंग रोड की अनुमानित लागत 1700 करोड़ रुपए है। वहीं शिलान्यास कार्यक्रम को आयोजन कुटेल मोड़ के सामने राष्ट्रीय राजमार्ग के नजदीक किया जाएगा। कुटेल से शुरू होकर शामगढ़ तक बनने वाला करनाल रिंग रोड 34.5 किलोमीटर लंबा होगा और यह जिले के 23 गांवों से होकर गुजरेगा। केंद्र और राज्य सरकार दोनों ही तरफ से आधा पैसा यहां पर खर्च किया जाएगा। इस पर लगभग 1700 करोड़ खर्च होंगे। करनाल जिले का अब तक का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट भी कहा जा रहा है। वहीं पश्चिम बंगाल की बात अब करते हैं, जहां पर पंचायत चुनाव से पहले नामांकन के दौरान हुई झड़प को लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी और राज्यपाल से भी आनंद बोस आमने सामने है। राज्यपाल ने राजभवन में पीस रूम की स्थापना की है। उन्होंने कहा है कि पीस रूम का उद्देश्य बंगाल में आम आदमी की शांति और बिना भय के अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर और इसके लिए यहां पर किया गया। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने राज्यपाल सी वी आनंद बोस के द्वारा राज्य का स्थापना दिवस मनाने के लिए एक तरफा फैसले पर हैरानी जताई है। सीएम ममता बनर्जी ने कहा है कि विभाजन का दर्द और सदमा ऐसा था कि राज्य के लोगों ने भारत की आज़ादी के बाद से कभी भी किसी भी दिन को स्थापना दिवस के रूप में नहीं मनाया। साथ ही उन्होंने कहा है कि यह जानकर स्तब्ध होता हूँ, हैरान हूँ कि आपने राजभवन में इसको लेकर कार्यक्रम आयोजित करने का निर्णय लिया है। वही बात अब यूपी की करेंगे, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर के दौरे पर रहेंगे। सीएम योगी आज महंत दिग्विजय पार्क में आयोजित कार्यक्रम में करोड़ों रुपए के विकास परियोजनाओं की सौगात देने वाले हैं। परियोजनाओं की शिलान्यास और लोकार्पण के बाद जनसभा को भी सीएम योगी संबोधित करेंगे। 21 जून को सीएम योगी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में भी हिस्सा लेंगे। उसके बाद वे महाराजगंज जाने की भी उनकी संभावना है, जहां वे 22 जून को चंपादेवी पार्क में समाज कल्याण विभाग की ओर से आयोजित सामूहिक विवाह कार्यक्रम में शामिल होकर नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद भी देंगे।
वहीं दिल्ली से खबर है जहां पर सीएम अरविंद केजरीवाल आज एनसीसीसी की पहली बैठक बुलाई गई है। सीएम आवास पर यह बैठक दोपहर 12 बजे होगी, जहां पर एनसीसीसी की बैठक में एक अधिकारी के खिलाफ यहां पर कार्रवाई पर चर्चा होगी। मई 2023 में केंद्र के द्वारा जारी अध्यादेश के जरिए नेशनल कैपिटल सिविल सर्विस अथॉरिटी बनाई गई है। सीएम केजरीवाल की अध्यक्षता वाले एनसीसीसी में दिल्ली के मुख्य सचिव, इसके सदस्य और प्रमुख सचिव हैं। सदस्य सचिव के रूप में शामिल हैं। वहीं अध्यादेश की अगर बात करें तो इसके जरिए केंद्र ने दिल्ली में सेवाओं का नियंत्रण वापस ले लिया था। यह अध्यादेश सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के खिलाफ लाया गया था जिसमें 11 मई को कोर्ट ने दिल्ली में सेवाओं के नियंत्रण के मामले में फैसला सुनाया था। वहीं बिहार की बात करते हैं, जहां पर बिहार में विपक्षी दलों की बैठक से पहले सीएम नीतीश कुमार चेन्नई जाएंगे, जहां वे तमिलनाडु के सीएम एम.के. स्टालिन से मुलाकात करेंगे। सीएम नीतीश कुमार द्रमुक नेता और तमिलनाडु के पूर्व सीएम के करुणानिधि के स्मृति में उनके पैतृक शहर तिरुवुर में कल एक नागर में समारोह में शामिल होंगे। साथ ही सीएम नीतीश एम.के. स्टालिन को बीजेपी विरोधी दलों की बैठक में शामिल होने के लिए निमंत्रण भी देंगे। बिहार में बीजेपी विरोधी दलों की बैठक 23 जून को होने वाली इस बैठक में कांग्रेस नेता राहुल गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और आपके संयोजक अरविंद केजरीवाल भी यहां पर शामिल होंगे। यह बात महाराष्ट्र की करते हैं, जहां पर बीते दिन शिवसेना के 97वें स्थापना दिवस के मौके पर महाराष्ट्र में सियासी हलचल इस समय जोरों पर है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे ने अपने गुट की रैली को संबोधित किया। इस दौरान दोनों नेताओं ने एक दूसरे पर जमकर हमला भी बोला है। शिवसेना नेता और सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा है कि आज शिवसेना का स्थापना दिवस है और एक साल पहले 20 जून के ही दिन क्रांति की शुरुआत हुई थी, इसीलिए इस बार का स्थापना दिवस बेहद खास है। उद्धव ठाकरे पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा है कि जो भी हमारी आलोचना कर रहे हैं उसका जवाब हम अपने कामों से देते हैं। उद्धव ठाकरे ने यह भी कहा है कि रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी पर भी उन्होंने हमला बोला है। मणिपुर में हालात बेहद खराब है। पीएम मोदी अमेरिका के दौरे पर जा रहे हैं। मणिपुर में आज लीबिया जैसे हालात हैं, राज्य जल रहा है, लेकिन पीएम को अमेरिका जाना है। चलिए बात करते हैं पंजाब की, जहां पर मुख्यमंत्री भगवंत मान ने एक बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा है कि पंजाब सरकार श्री हरमंदिर साहिब के गुरबाणी के प्रसारण पर नया अधिनियम बनाएगी। पंजाब कैबिनेट ने स्वर्ण मंदिर के गुरबाणी के फ्री टेलीकास्ट राइट सुनिश्चित करने के लिए इससे गुरुद्वारा अधिनियम 1925 में संशोधन के प्रस्ताव को बीते दिन मंजूरी दे दी है। नए अधिनियम में श्री हरमंदिर साहिब से पवित्र गुरबाणी का सीधा प्रसारण सभी के लिए निःशुल्क होगा। इसके लिए किसी टेंडर की भी जरूरत नहीं होगी। सीएम मान ने कहा कि सरकार इस संबंध में राज्य विधानसभा में एक संशोधन विधेयक लाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि नए अधिनियम में हम गुरबाणी के प्रसारण के लिए नियम और शर्तें भी लेकर आएंगे। गुरबाणी प्रसारण के 30 मिनट पहले और बाद में कोई व्यावसायिक विज्ञापन नहीं चलेगा। नियमों का पालन नहीं करने वालों को प्रसारण करने की अनुमति भी यहाँ पर नहीं दी जाएगी। चलिए बात बिहार की करते हैं, जहाँ पर 23 जून को होने वाली विपक्षी दलों की बैठक से पहले महागठबंधन को झटका लगा है। बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा ने राज्य के नीतीश कुमार की सरकार से अपना समर्थन वापस अब लिया है। इसका पत्र राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर को सौंप दिया गया। हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष मांझी ने अपने बेटे संतोष सुमन के साथ राज्यपाल से सोमवार को मुलाकात की थी। राज्यपाल से मुलाकात के बाद जीतन राम मांझी ने कहा है कि गठबंधन से समर्थन वापस लेना हमारा फर्ज था। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि वे आगे भी रणनीतियां बनाएंगे और अपने दिल्ली के दौरे पर जाएंगे, जहां वे बीजेपी के शीर्ष नेताओं और मायावती से भी मुलाकात कर सकते हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि इस दौरान राहुल गांधी से भी मुलाकात वो कर सकते हैं। जीतन राम मांझी के एनडीए में शामिल होने की अटकलें फिलहाल अब जोरों पर लगाई जा रही हैं। यही बात उत्तराखंड की करते हैं, जहां पर देहरादून में बीते दिन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर चल रहे बवाल के बीच विपक्ष पर जमकर हमला बोला है।
उन्होंने कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड हमारे देश के डायरेक्टिव प्रिंसिपल का हिस्सा है। उन्होंने सवाल किया कि इस पर विवाद आखिर क्यों हो रहा है। उन्होंने कहा कि गोवा में पहले से ही ये लागू है, अब लॉ कमीशन इस बारे में पूरे देश में राय ले रहा है। अल्पसंख्यक समुदाय के लोग भी कह रहे हैं कि हम यूनिफॉर्म सिविल कोड पर एग्रेसिव रुख अख्तियार नहीं करेंगे। उन्होंने विपक्ष पर भी हमला बोलते हुए कहा कि वोट बैंक के लिए यूसीसी पर हवा खड़ा किया जा रहा है। हम किसी भी सूरत में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के आधार पर देश नहीं बांट सकते। हमें मुस्लिम समुदाय के भी बहुत लोग वोट देते हैं, लेकिन कुछ लोग गुमराह करने में लगे हैं। चलिए बात मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान की करते हैं, जिन्होंने राजधानी भोपाल में आयोजित राज्य स्तरीय समिट मध्य प्रदेश MSME समिट 2023 का शुभारंभ किया। इस मौके पर सीएम शिवराज सिंह ने समिट को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश में उद्यमशील संस्कृति को बढ़ावा देने और नवाचार की भावना को विकसित करने में MP MSME समिट सहायक सिद्ध है। कार्यक्रम में शामिल होने वाले उद्यमियों और विशेषज्ञ से युवाओं को उद्यमिता के लिए मार्गदर्शन मिलेगा और वे विभिन्न क्षेत्रों में नई संभावनाओं से रूबरू भी हो सकेंगे। चलिए बात राजस्थान की करेंगे, जहां पर जयपुर में सीएम अशोक गहलोत ने सीएम आवास पर जन सुनवाई की है। इस दौरान उन्होंने आम जनता की फरियाद भी सुनी है और अधिकारियों को तुरंत समस्याओं के समाधान के निर्देश भी दिए हैं। खास बात यह रही कि जन सुनवाई के दौरान सीएम निवास पर बारिश जारी रही और सीएम गहलोत ने जन सुनवाई को रोका नहीं। वहीं करीब 5 घंटे तक चले जन सुनवाई के बाद जन कल्याणकारी बजट घोषणाओं और महंगाई राहत कैंपों के लिए लोगों ने मुख्यमंत्री का आभार भी जताया। इस दौरान प्रदेश भर से बड़ी संख्या में बुजुर्ग और महिलाएं अपनी समस्याएं लेकर पहुंची थी। अब बात छत्तीसगढ़ की करते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने फिल्म आदिपुरुष को लेकर बीजेपी पर हमला बोला। सीएम बघेल ने कहा है कि इस फिल्म के जरिए हमारी भावनाओं को ठेस यहाँ पर पहुंचाया गया। हमारे आराध्य के मुख से इस तरह के डायलॉग बुलवाना सही नहीं है। इस पर सेंसर बोर्ड को एक्शन लेना चाहिए और जो भी इसके पीछे है उनके खिलाफ कार्रवाई भी करनी चाहिए। वहीं प्रदेश के पूर्व सीएम रमन सिंह पर तंज कसते हुए सीएम बघेल ने कहा है कि पिछले चुनाव में तो बीजेपी ने सर्जिकल स्ट्राइक और पुलवामा के नाम पर वोट मांगा था, नोटबंदी और GST के नाम पर नहीं। अब अच्छी बात है कि वे काम के नाम पर वोट मांगे। दरअसल पूर्व सीएम रमन सिंह ने बयान देते हुए कहा कि हम धर्म के नाम पर नहीं, 9 साल के विकास कार्यों के नाम पर वोट मांगेंगे। अब बात करेंगे हिमाचल की, जहां पर शिमला में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुख ने 20 इलेक्ट्रिक बसों के काफिले को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। HRTC के बेड़े में शामिल किया गया। वर्तमान सरकार लगातार प्रदेश को ग्रीन और क्लीन स्टेट बनाने की बात कहती आई है। इसी कड़ी में प्रदेश की सरकार ने 20 नई इलेक्ट्रिक बसें हिमाचल पथ परिवहन निगम में शामिल किया है। इस दौरान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुख ने प्रदेश को जल्द ही हरित ऊर्जा राज्य बनाने की बात दोहराई है। साल 2026 तक HRTC के बेड़े को 80% ग्रीन एनर्जी में तब्दील करने का ऐलान किया गया। अब खबर है मणिपुर से, जहां पर बीते दिनों हिंसा की खबरें आ रही हैं। हालांकि अब कुछ जगहों पर हालात सामान्य हो रहे हैं। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने कहा है कि मैंने कुछ राहत शिविरों का दौरा किया है। कुछ लोग पीड़ित हैं। राज्य सरकार उनके लिए अब अस्थायी रूप से समायोजित करने के लिए प्री फैब्रिकेटेड घरों का निर्माण अब करने जा रही है। लगभग 3 से 4 हजार घरों का निर्माण किया जाएगा। हम उस जगह की तलाश करने में लगे हैं जहां निर्माण किया जा सके। बात तमिलनाडु की करते हैं, जहां पर डीएमके नेता शिवाजी कृष्ण मूर्ति की बीजेपी नेता खुशबू सुंदर को लेकर वहां पर आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर उन्हें पार्टी से निकाल दिया गया। वहीं कुछ देर के बाद ही उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया गया। दरअसल डीएमके प्रवक्ता ने बीजेपी नेता और राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य खुशबू सुंदर को लेकर अपमानजनक टिप्पणी की थी। शिवाजी कृष्ण मूर्ति के बयान के बाद विवाद हो गया। वहीं बीजेपी नेता खुशबू सुंदर ने डीएमके के प्रवक्ता शिवाजी कृष्ण मूर्ति का एक वीडियो शेयर करते हुए कहा था कि इस आदतन अपराधी भद्दी टिप्पणियां डीएमके में प्रचलित राजनीतिक संस्कृति को दर्शाती है। किसी को भी किसी महिला के बारे में भद्दी टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है। सुंदर ने कहा कि आज मैं इस देश की सभी महिलाओं की ओर से बोल रही हूं, जिसके बाद डीएमके ने शिवाजी कृष्ण मूर्ति के ऊपर एक्शन लिया है। चलिए बात आंध्र प्रदेश की करते हैं, जहां पर अमरावती में तेलुगु देशम पार्टी के कार्यकर्ताओं ने हाथों में बैनर और पोस्टर लेकर प्रदर्शन किया है। तेलुगु देशम पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रदेश में गांजे की अवैध तस्करी को लेकर विरोध भी किया है। वहीं टीडीपी कार्यकर्ताओं ने जगन सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। साथ ही उन्होंने सरकार और प्रशासन से अवैध कारोबारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग भी की है। वहीं प्रदर्शन कर रहे टीडीपी कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया।
बात कर्नाटक की करेंगे, जहां पर पीएम नरेंद्र मोदी ने 27 जून को एक साथ 5 नई वंदे भारत ट्रेन को लॉन्च करने वाले हैं और इसमें बेंगलुरु और धारवाड़ के बीच चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का ट्रायल भी शुरू हो गया। ट्रेन सुबह 5:45 पर रवाना होगी। कर्नाटक से धारवाड़ के बीच ये वंदे भारत ट्रेन चलने वाली है। वही वंदे भारत ट्रेन इस रास्ते में KSR बेंगलुरु, यशवंतपुर जंक्शन और हुबली पर भी रुकेगी। तो चलिए इसी के साथ नेशनल एट 9 में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।